चुकाने के लिए हमारे पास पैसे होने चाहिए लॉन्ग टर्म में, साथ ही साथ लॉन्ग टर्म लोन पर इंटरेस्ट देने के लिए भी हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में इंटरेस्ट देने के लिए भी हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में प्रॉफिट्स अवेलेबल होने चाहिए। अगर हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट्स अवेलेबल नहीं होंगे तो हमारे लिए दिक्कत होगी, हम इंटरेस्ट पे ऑफ नहीं कर पाएंगे, और इंटरेस्ट पे ऑफ नहीं कर पाएंगे तो ऑब्वियसली हमारी ऑर्गेनाइजेशन के टुवर्ड्स लोगों का जो सोचना है, लोगों का जो ऑब्वियसली ट्रस्ट है वो हम लूज करेंगे, और जहां ये हुआ वहां हमारी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पे बहुत बुरा असर पड़ने वाला है राइट? ठीक है, समझ गए Yes, बात? sir. तो इसीलिए लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियोज में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का अपना जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल है। इसको निकालते कैसे? ठीक है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो को निकालने का तरीका होता है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ठीक है, क्या लेना है हमें? पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ठीक है, डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स। ठीक है, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन्स। तो ये रेशियो हमें क्या दिखा रहा है, ये रेशियो क्या डिपिक्ट कर रहा है कि जो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन जो हमें देना है, हमारे प्रॉफिट्स उस इंटरेस्ट को पे ऑफ कर पाने के लिए कितने कैपेबल है, या उस इंटरेस्ट के का कितना मल्टीप्लायर है राइट? तो अगर हमारे पास लेट सपोज 100 रुपीज के प्रॉफिट है और हमें सिर्फ 1 रुपए का इंटरेस्ट पे करना है, तो हमारा डेब्ट सर्विस रेशियो हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 1, that will be 100 times. So we are having profits 100 times better than the requirement of cash for paying off the interest. राइट? तो हमारे पास जो है हमें 100 रुपए प्रॉफिट्स अवेलेबल है, जबकि हमें 1 रुपए ही इंटरेस्ट देना है, तो ऑब्वियसली हमारी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कहा जा सकता है। समझ आ गई बात? Yes, sir. ठीक है, इसलिए पीबीआईटी डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म फंड्स। ठीक है, ये तो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट एक्सपेंसेस जो होता है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है, और 7:1 जो है इंटरेस्ट कवर, ये रीजनेबल समझा जाता है। ठीक है, मतलब ये तो बहुत ही ज्यादा रीजनेबल है ना? ठीक है, समझ गए? Yes, sir. उसके बाद कवरेज में डिविडेंड कवर है। डिविडेंड कवरेज रेशियो को बच्चे मैं दो दो डिफरेंट रेशियोज बताऊंगा डिविडेंड कवरेज में। ठीक है, तो दूसरा रेशियो मैं बताऊंगा प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो। ठीक है, ठीक है, प्रेफरेंस डिविडेंड कवरेज रेशियो इट मींस कि हमारे पास सफिशिएंट क्वांटिटी में फंड्स अवेलेबल हैं अपने प्रेफरेंस शेयर्स पर डिविडेंड को पे ऑफ करने के। ठीक है, Yes, sir. ये बिल्कुल वही काम करता है जैसे आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशियो बताता है कि हमारे पास इंटरेस्ट को पे ऑफ करने के लिए सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल हैं। ये हमें बताता है कि हमारे पास प्रेफरेंस डिविडेंड को पे ऑफ करने के लिए कितने सफिशिएंट फंड्स अवेलेबल हैं राइट? तो इसीलिए इसका जो फॉर्मूला होता है, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड हमेशा टैक्स के बाद दिया जाता है, तो इसीलिए इसका फॉर्मूला होता है पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, डिवाइडेड बाय डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड पेबल। ठीक है, Yes, sir. समझ गए? हाँ, sir. सिमिलरली इक्विटी डिविडेंड कितना हम कवर कर पाते हैं? इक्विटी शेयर की कवरेज के लिए कितने प्रॉफिट्स, हमारे डिविडेंड की कवरेज के लिए हमारे पास कितने प्रॉफिट है? तो वो जो है कवरेज रेशियो आपका बन जाता है इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो। ठीक है, इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो कैसे निकलेगा? इक्विटी डिविडेंड कवरेज रेशियो में आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से माइनस कर देते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड।
ठीक है। यस सर। और फिर आप इसको डिवाइड करते हैं इक्विटी डिविडेंड पेबल से। ठीक है। ठीक है, समझ आ गई बात। हाँ सर। ये भी उसी तरह बता रहा है कि आपके पास कितनी क्वांटिटी में प्रॉफिट अवेलेबल है, कि आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से डिविडेंड लेने के बाद, प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड लेने के बाद इक्विटी शेयर के लिए कितने प्रॉफिट्स आपके पास अवेलेबल है, सो दैट आप जो है उसको भी प्रॉफिट दे पाए, प्रॉफिट का एक फेयर प्रोपोर्शन दे पाए। समझ आ गई बात। हाँ सर। ये हो गया हमारा डिविडेंड कवरेज रेशियो। ठीक है, ये पीएटी वाला जो है ये आपका प्रेफरेंस डिविडेंड का है। ठीक है, इक्विटी डिविडेंड का पीएटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड होता है। ठीक है। यस सर। इसके बाद हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की बात करते हैं, जो हमें ये बताते हैं कि प्रॉफिट कितना हो रहा है। ठीक है। ठीक है, अभी तक हमने किस चीज की बात करी? अभी तक दो मेजर रेशियोज की बात करी है हमने। कौन कौन से, अच्छा कौन कौन से दो मेजर रेशियोज की बात करी है? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी, है ना, जिसको हम लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी भी कह सकते हैं। ठीक है। यस सर। इन दोनों में मेजर जो हमारा जो फोकस था वो इस बात पर था कि क्या हम शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में अपनी लाइबिलिटी को पे ऑफ कर पाने में कैपेबल है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि अगर हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों में अपनी लाइबिलिटीज को ठीक से चुका पाने में कैपेबल है, तो हमारे सर्वाइवल की उम्मीद जगती है और हम जो है अपना बिजनेस में कंटिन्यू कर पाएंगे। अदरवाइज अगर हम अपने लाइबिलिटीज को चुका पाने में कैपेबल नहीं है तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, हम जो है कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है किसी भी बिजनेस की, बिजनेस में सरवाइव करने के लिए, मार्केट में सरवाइव करने के लिए, कि अपने जो शुरुआती खर्चे हैं अगर बिजनेस को निकाल पाने में कैपेबल हो जाए तो ऑब्वियसली बिजनेस में आगे प्रॉफिट्स ही होते हैं। ठीक है, समझ गए। यस सर। लेकिन स्टिल स्टिल जो है हम बात करते हैं कि हम खाली खर्चे निकालने के लिए तो बिजनेस नहीं कर रहे, या खाली खर्चे निकालने के लिए बिजनेस कर रहे हैं? नहीं क्या सर। क्या रीजन है बिजनेस करने का, हम क्यों बिजनेस करते हैं? प्रॉफिट के लिए। कि हम बिजनेस से प्रॉफिट को अर्न करना चाहते हैं। ठीक है। अगर मैं ये कहूँ कि मैंने 100 रुपए, मेरे 100 रुपए लगते हैं बिजनेस करने में और वो 100 रुपए रिकवर भी हो जाते हैं, तो मुझे काम करने का फायदा क्या? हाँ, मैं ये कह सकता हूँ मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ, मैं ये तो कह सकता हूँ कि मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। पर एग्जैक्टली मुझे वो उसका ऑब्जेक्टिव भी तो नहीं मिला जो सोच के साथ मैंने बिजनेस किया था कि जी मुझे प्रॉफिट होगा फिर मैं ऐसे ऐसे कर लूंगा, वो सब तो अभी अचीव नहीं हुआ। ठीक है, बात समझ में आ रही है? सिंपल सी। हाँ सर। ठीक है। तो इसीलिए प्रॉफिट को कैलकुलेट करना और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ये जानने के लिए कि हमारी एक्टिविटीज का रिजल्ट क्या है। क्या मैं प्रॉफिट कमा भी पा रहा हूँ, अर्न कर भी पा रहा हूँ या नहीं, ऐसे ना सिर्फ टाइम पास कर रहा हूँ। ठीक है, चाहे वो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, चाहे वो जो है प्रॉफिटेबिलिटी किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख सकते हैं। मेजरली हम प्रॉफिटेबिलिटी को दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, है ना। तो कौन कौन से दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं वो मैं बात करता हूँ। रिलेटेड विद
एक्टिविटी। और रिलेटेड विद इन्वेस्टमेंट। ठीक है, कौन से दो तरीके हो गए? रिलेटेड विद एक्टिविटी और रिलेटेड विद इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यस सर। अब इसमें एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कोई एक दुकानदार है, एक शॉपकीपर है ना, उसकी दुकान पे सारा दिन भीड़ लगी रहती है। ठीक है, उसको सांस लेने तक की भी फुर्सत नहीं मिलती ढंग से, है ना, खाना खाने की और बेसिक जरूरतें पूरी करने की भी फुर्सत नहीं मिलती। ठीक है, समझ गए? तो हाँ भीड़ तो सर। बहुत है, भीड़ बहुत है तो उस हिसाब से प्रॉफिट भी होना चाहिए। हाँ सर। ठीक है, पर पता चलता है भीड़ बहुत है, इतना सामान लोग लेके जा रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली प्रॉफिट कुछ नहीं है, जीरो है। हो सकता है ऐसा? नहीं सर। हाँ नहीं सर, हो, हो सकता है। हो सकता है ना, कि भीड़ तो बहुत है, एक्टिविटी तो बहुत हो रही है, काम तो बहुत हो रहा है, लोग खरीद के भी सामान लेके जा रहे हैं, पर एग्जैक्टली मुझे मुनाफा कुछ नहीं हो रहा, मुझे नुकसान ही हो रहा है बस। ठीक है, क्यों ऐसा क्यों हो सकता है? कि जब भी बस। हमारे पास कॉस्ट का जो डिफरेंट डिफरेंट और फैक्टर्स है वो इंक्रीज हो जाए, इंटरनल कॉस्ट इंक्रीज हो जाए, राइट? हाँ सर। ठीक है, कॉस्ट इंक्रीज हो गई तो हमारा प्रॉफिट जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, या और कोई एफिशिएंसी से काम नहीं किया, रिसोर्सेज को वेस्ट कर रहे हैं तो हमारा प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा, है ना। तो होने के सेल होने के बावजूद भी अगर प्रॉफिट ना हो तो दिक्कत तो है ही है। ठीक है, समझ आ गई बात? यस सर। तो सबसे पहले हम इसको एक्टिविटी से रिलेट करते हैं कि भाई जितना हम काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली का प्रॉफिट क्या हो रहा है, या सिर्फ हम काम कर रहे हैं और अपने ब्रेक इवन को, अपनी कॉस्ट को रिकवर कर रहे हैं और प्रॉफिट हमें कुछ हो ही नहीं रहा, तो ये तो गलत ही बात है ना, हाँ सर। राइट? इसी के तरह प्रॉफिटेबिलिटी रिलेटेड विद इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एक तो प्रॉफिटेबिलिटी रिलेट करी हमने किससे? अभी जो प्रॉफिटेबिलिटी रिलेट करी वो किससे करी? तो एक्टिविटी से। एक्टिविटी से, कि जितना काम हो रहा है उसके हिसाब से हमें प्रॉफिट भी होना चाहिए। दूसरा है रिलेटेड विद इन्वेस्टमेंट, तो मैं तो इन्वेस्टमेंट के साथ रिलेट करूंगा, यानी कि जितने पैसे लगाए। कभी कभी क्या होता है कि काम तो बड़ा होता दिख रहा होता है, लेकिन चीजें जो है उस तरीके से उस लेवल पर नहीं हो रही होती, और हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी अपने आप को रिकवर नहीं करवा पा रही होती है ना। ठीक है, तो इसीलिए इन्वेस्टमेंट के साथ लिंक करना बहुत जरूरी है, कि इन्वेस्टमेंट यानी कि कितने रुपए लगाए हैं और उसके हिसाब से जो है आप कितने रुपए कमा रहे हो, इसके साथ लिंक करना बहुत जरूरी है, राइट? यस सर। तो एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हो गई, प्रॉफिटेबिलिटी लिंक्ड विद एक्टिविटी यानी कि सेल्स टर्नओवर, और दूसरे प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हो गया प्रॉफिटेबिलिटी लिंक्ड विद इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यस सर। समझ आ गए दोनों तरीके के रेशियोज? हाँ सर। ठीक है, अब इन्हें निकालते कैसे? ठीक है, रिलेटेड विद एक्टिविटी पहले इससे बात करते हैं। ये हो गया प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, ये ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो, ये चार प्रॉफिट रेशियोज है जो प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड है, और ये रिलेटेड है ओल्ड कोर्स के लिए। ठीक है, और आई एम सॉरी, जो है यहाँ पर जो है ये प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड है, और यहाँ पर जो है प्रॉफिटेबिलिटी में और एक दो चीजें हमने ऐड करी, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो बताया, नेट प्रॉफिट रेशियो इसमें है, और दो चीजें मैंने और ऐड करके बताई, और वो दो जो चीजें हैं आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड ऑपरेटिंग रेशियो। तो ये चारों चीजें हमारी रिलेटेड है प्रॉफिटेबिलिटी, जब हम उसे इन्वेस्टमेंट से लिंक करते हैं। ठीक है, समझ गए? यस आई सर। एम सॉरी, प्रॉफिटेबिलिटी जहां हम उसे इन्वेस्टमेंट से नहीं, जहां हम उसे एक्टिविटी से लिंक करते हैं। ठीक है, तो एक बार देखो फॉर्मूला क्या क्या है इसका, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, देन वी विल टॉक अबाउट ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो एंड ऑपरेटिंग। ठीक है, एक बार
हेलो मुस्कान, देखा बेटा? यस सर। है ना? ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का मतलब है कि हम जो है, जैसे हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट किस तरीके से निकालते हैं बेटा? ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का क्या तरीका होता है? आपने फाइनल फाइनल अकाउंट्स पढ़े हैं, आई होप, है ना? यस सर। तो क्या तरीका होता है ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का बेटा? तो सारे ट्रेडिंग अकाउंट्स के पर्टिकुलर्स को प्लस करके। और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं बच्चे? ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं? यस बच्चे, क्या कह सकते हैं, क्या क्या आती हैं ट्रेडिंग अकाउंट में चीजें? थोड़ा बहुत कुछ आइडिया हो तो बताओ, याद तो होगा इतना तो उसका। हमारी ऑडिबल सुनाई दे रहा है बच्चे? यस सर। अच्छा, बताओ फिर। नहीं याद है? सर ऑपरेटिंग मतलब डेली के उसमें आता है इनकम एक्सपेंसेस। ट्रेडिंग अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं मास्किंग? सब परचेज रिटर्न फेड और हाँ, परचेज आता है, परचेज रिटर्न आता है, फ्रेट आता है, और वेजेस रेंट। रेंट तो नहीं आता ट्रेडिंग अकाउंट में बेटा। फैक्ट्री रेंट तो आता होगा सर। फैक्ट्री रेंट आता है, हाँ। खाली रेंट नहीं आता। ठीक है। तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस आती होगी। है ना, फैक्ट्री से रिलेटेड सारे खर्चे आते हैं, सेल्स आती है। तो ट्रेडिंग अकाउंट होता है कि परचेज और सेल के बीच का मेजर डिफरेंस क्या है ना? ठीक है। यस। और जब हम आगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करते हैं बेटा, तो उसमें क्या आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आगे ट्रेडिंग अकाउंट से आगे क्या आ जाता है? सारे एडमिनिस्ट्रेशन और सेल्स के खर्चे, राइट? यस सर। ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशो भी हमें यही बताता है कि ग्रॉस प्रॉफिट का सेल्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट रेशो में परचेज और परचेज, इसको हमें दो हिस्सों में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को दो हिस्सों में स्टडी करने से क्या फायदा होता है? क्योंकि कई बार बच्चे कंट्रोल के लिए बहुत जरूरी होता है ये जानना कि हमें कंट्रोल करना कहाँ है ना? जब तक आपको यही नहीं पता कि कंट्रोल करना कहाँ है, तो कंट्रोल कैसे करोगे? राइट? इज इट यस करेक्ट? सर। तो इसीलिए पहले तो ये जानना बहुत जरूरी होता है हमारे लिए कि कंट्रोल एरियाज कौन से हैं। ठीक है। सो वंस वी आर नॉट क्लियर अबाउट द कंट्रोल एरियाज, तो हाउ कैन वी हैव अ कंट्रोल over the profits and expenses, right? So that's why we generally segregate the expenses into two categories. First is factory related expense, and the second is administration and sales related expense. Right. So that's why we first calculate the gross profit and then calculate the net profit. Right. Gross profit is generally gross profit generally shows us the difference between the purchase and purchase related expenses, difference between sales and purchase related expenses. Right. तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि sometimes it may be possible कि परचेज तो आपने चीज 10 रुपए की करी, है ना, और सेल करी 100 रुपए की, तो इट मीन्स कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट तो 90 रुपए का होता है, राइट? बट आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, वो 80 रुपए के हैं, जिस वजह से आपका नेट प्रॉफिट घट करके 10 रुपए रह जाता है। सो इट मीन्स द प्रोडक्ट जो आप बेच रहे हैं, दैट इज कैपेबल ऑफ जनरेटिंग प्रॉफिट ऑफ ₹90, राइट? बट ऑब्वियसली यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपके सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे ही इतने ज्यादा है कि वो प्रॉफिट नेट में सिर्फ 10 का रह जाता है। मेरी बात समझ में आ रही यस सर। है ना? तो हमें कंट्रोल इस केस में कहाँ करना है? अपने सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाले पार्ट पर। परचेजिंग वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग है ना?
ठीक है, इसका उल्टा भी हो सकता है कि परचेजिंग कॉस्ट 80 रुपए है और सेलिंग एडमिनिस्ट्रेशन के 80 रुपए जाते हैं, तो यानी कि परचेजिंग कॉस्ट को कंट्रोल करने की जरूरत है। तो इसीलिए यहाँ पर हम ग्रॉस प्रॉफिट भी निकालते हैं अलग से और नेट प्रॉफिट भी निकालते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट में हम देखते हैं कि वास्तव में क्या हमारा प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल है या नहीं है। ठीक है, तो प्रोडक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी को अगर चेक करना हो तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, और कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को चेक करना हो तो उसके लिए हम नेट प्रॉफिट रेशियो की बात करते हैं। ठीक है, यस सर। और दोनों ही किससे निकलते हैं, सेल्स को डिनोमिनेटर बना करके। तो ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, दैट विल बी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। देन नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, दैट विल बी नेट प्रॉफिट रेशियो। आई होप इतना समझ में आ गया है। यस सर। ठीक है, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी के लिए हम ऑपरेटिंग रेशियो भी निकालते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है, ऑपरेशंस का प्रॉफिट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ऑपरेटिंग रेशियो लास्ट में आई थिंक ऑपरेटिंग रेशियो दिया हुआ है। नहीं तो लिखवा दूंगा, कोई बात नहीं। अच्छा, हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं मुस्कान, जब तक मैं ढूंढ रहा हूँ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ऑपरेशनल एफिशिएंसी को चेक करने के लिए। ठीक है, मान लो दो लोग हैं। तो लास्ट में है ऑपरेटिंग रेशियो। लास्ट में है ऑपरेटिंग रेशियो है या ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो है? ऑपरेटिंग रेशियोज है। अच्छा, हम्म, ठीक है। इसी में ही आप अमेंड कर लो, आपके पास बुक है। यस सर। ठीक है, ये तो ऑपरेटिंग रेशियो है, ये करेक्ट है ना। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100। ठीक है, ठीक है। यस सर। वेयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज सेल्स माइनस ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, समझ आया मुस्कान। हाँ सर। ठीक है, और ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट यहाँ लिखी हुई है ना, मटेरियल, लेबर, फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, हाँ सर। ऑपरेटिंग कॉस्ट में सारी चीजें आती हैं। ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंस, इसमें क्या नहीं आता। ठीक है, इसमें मेनली इंटरेस्ट के एक्सपेंस नहीं आते। ठीक है, समझ आ गई बात। हाँ सर। और कोई इनकम जो बिजनेस के अलावा कहीं और से है वो नहीं आती। ठीक है, समझ आ गई बात, ओके सर। क्योंकि हम यहाँ पर बिजनेस की ऑपरेशनल एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपको। ठीक है, तो आप बताना कौन सा बिजनेस सही चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, आ, इसमें जो है सबसे पहली बात जो है आ, कि हम एक दो ऑर्गेनाइजेशंस लेते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन ने लेट सपोज 5 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ने जो है लेट सपोज 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया। आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा बोल समझोगे, सर पहली ऑर्गेनाइजेशन को जैसे 5 करोड़ नेट जिसने प्रॉफिट। 5 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। ऑब्वियसली बिल्कुल सही बात है, हम 5 करोड़ वाले बंदे को जो है अच्छा समझेंगे कि 5 करोड़ रुपए का जो प्रॉफिट कमा रहा है, ऑब्वियसली सही है। ठीक है, अब मैं और एक एग्जांपल को आगे बढ़ाता हूँ। लेट से 5 करोड़ रुपए का जो प्रॉफिट कमाया जिसने, उस बंदे ने क्या किया था, एग्जैक्टली उस बंदे ने
जो है एक अपनी कोई एसेट बेची थी, एसेट को बेचने से उसको 6 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ था और बिजनेस से उसको 1 करोड़ रुपए का लॉस हुआ। तो क्योंकि प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट हम P&L में दिखाते हैं, इसीलिए टोटल में वो हमें 5 करोड़ रुपए दिख रहा है, क्योंकि बिजनेस से 1 करोड़ रुपए का नुकसान और एसेट को बेचने से 5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, 6 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, राइट। तो अब आप बताओ कि क्या पहली वाली ऑर्गेनाइजेशन की स्थिति अच्छी कही जा सकती है? नहीं और सर। उसने 5 करोड़ रुपए कमाए, क्यों? अब क्यों अच्छी नहीं लगी वो? तो उसकी ऐसे जो उसने बेची है उससे लॉस भी तो हो रहा है। लॉस का हो रहा है? अर्निंग पर बेची हो तो मैं कह ही रहा हूँ 6 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया उसने। एसेट बेच के 6 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है और बिजनेस से 1 करोड़ रुपए का लॉस है। नेट में टोटल कितना हो गया? 5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट। ठीक है, समझ गए? हाँ सर। 5 करोड़ रुपए का ब्रेकअप क्या है? 6 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है उसको, कहाँ से? एसेट बेच के। और 1 करोड़ रुपए का बिजनेस लॉस है, तो नेट में उसका प्रॉफिट हो गया 5 करोड़। ठीक है, अब बताओ कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थिति अच्छी है या नहीं? सर बी पांच की करोड़ सर बी की अच्छी है क्योंकि उसे कुछ बेचना नहीं पड़ रहा है, और इसकी तो नेट प्रॉफिट 5 करोड़ है लेकिन उसको एक तरह से लॉस हो रहा है, मतलब 1 करोड़ का। तो बी को तो कुछ ना एसी बेचना पड़ रहा है ना कुछ, तो हाँ, क्यों? क्योंकि ए के पास जो है बिजनेस, काम धंधा करके तो कुछ मुनाफा आ नहीं रहा, पहली बात है ना। यस सर। काम करके तो कोई और काम करके कोई मुनाफा नहीं आ रहा, बल्कि उसने अपनी एसेट बेची है तो उसको मुनाफा आया है ना। ठीक है, तो आप जब एज एन इन्वेस्टर बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हो तो क्या देखोगे कि बिजनेस अपने काम से कितनी कमाई कर रहा है या और एक्टिविटीज से कितनी कमाई कर रहा है। सर काम से कितनी इनकम कर रहा है वो देखना। क्योंकि काम वाली इनकम ही लॉन्ग टर्म रहेगी। एसेट तो आज बेच दी, कल एसेट नहीं होगी तो प्रॉफिट कहाँ से आएगा? समझ आ गई बात? ठीक हाँ है, तब तो हमारा पैसा डूबने की गुंजाइश पूरी की पूरी है। ठीक है, हाँ। तो इसीलिए काम से कितना पैसा कमाया जा रहा है ये चेक किया जाता है। ठीक है, और काम से पैसा जो है, जो कमाया जाता है उसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, ओके सर। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेशंस के थ्रू प्रॉफिट। ठीक है, इसीलिए हम यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मान लो एक बिजनेस है, दो दो कंपनियां हैं। ठीक है, एक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए जो है उसके पास, बंदे के पास कैपिटल नहीं है, तो उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया कैपिटल को लोन लेकर के, है ना। तो जो है दूसरे बंदे के पास अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पूरी कैपिटल है, इसलिए उसने लोन नहीं लिया। ठीक है, दोनों ने 50-50 लाख इन्वेस्टमेंट करी, एक ने लोन लेकर के करी और दूसरे बंदे ने बिना लोन के करी। ठीक है, अब जिसने लोन लेकर करी उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। ठीक है, यस तो सर। मान लो 10 लाख रुपए उसके अपने थे, 40 लाख का लोन ले लिया। 40 लाख पर जो है 10% की रेट से, लेट से उसको 4 लाख रुपए इंटरेस्ट देना है। ठीक है, समझ गए? यस सर। और 50 लाख पर उसकी कमाई जो है, लेट सपोज 50 लाख पर उसकी कमाई जो है 10 लाख रुपए है। ठीक है, ठीक है, हाँ सर। लोन देना है, लोन पर इंटरेस्ट देना है 4 लाख रुपए, 50 लाख पर कमाई जो है वो 10 लाख रुपए है। तो प्रॉफिट जो है आफ्टर इंटरेस्ट कितना बचेगा उसके पास? 10 लाख रुपए। ठीक है, यस सर। आई एम सॉरी, 6 लाख रुपए। ठीक है, आफ्टर इंटरेस्ट 6 लाख रुपए बचेंगे, है ना। लिख लूं ये सारी चीजें? हाँ सर। है ना, लिख देता हूं। थोड़ा सा आप जो है कर पाओ। ये है हमारी कंपनी ए और ये है कंपनी बी, है ना। इस कंपनी का जो, इस कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसा है कि इसने इक्विटी या खुद की कैपिटल, ओन्ड कैपिटल, इक्विटी रहने देते हैं, ओन्ड कैपिटल लिखते हैं। ओन्ड कैपिटल जो है 10 लाख लगाई है, और बोरोड कैपिटल
जो लोन लिया है वो 40 लाख का है। ठीक है, इस कंपनी की ओन्ड कैपिटल 50 लाख की है। ठीक है, अब मान लो पीबीआईटी, ठीक है, पीबीआईटी जो है दोनों का 10-10 लाख रुपए है। ठीक है, यस सर। इसने इंटरेस्ट दिया क्योंकि इसने तो लोन लिया था तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, है ना। तो कितना इंटरेस्ट देगा ये? 4 लाख रुपए। ठीक है, यस सर। तो पी एटी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं, सॉरी, पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इंटरेस्ट दे दिया तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आएगा? 6 लाख। और इसका प्रॉफिट कितना आएगा? 10 लाख। ठीक है, अगर ये कोई पूछे कि बिजनेस, कौन से बिजनेस की ऑपरेशनल एफिशिएंसी अच्छी है, तो आप क्या कहोगे? कौन से बिजनेस की ऑपरेशनल एफिशिएंसी अच्छी है? कौन बिजनेस जो है अच्छे तरीके से ऑपरेट हो रहा है? सर ए। ए, क्यों? उसकी, क्योंकि उसकी, उसका तो प्रॉफिट कम है। सर वो ठीक है, बोरो। कौन सा बिजनेस अच्छा चलाया जा रहा है? सर ए बी। या बी? है बेटा, सर बी। बी, क्योंकि उसका प्रॉफिट ज्यादा दिख रहा है, पीबीटी। हाँ सर, उसने लोन भी नहीं ले रखा है। और अगर हम ये कहें कि ऑपरेशनली दोनों बिजनेस जो है एक जैसे, ठीक है, ऑपरेशनली दोनों बिजनेस एक ही जैसे, ठीक है, क्यों? यस। क्योंकि दोनों ही बिजनेस पर प्रॉफिट, भाई एक के साथ प्रॉब्लम यह है कि उसके पास कैपिटल नहीं है खुद की लगाने के लिए, उसने उधार ले रखा है ना। लेकिन 50 लाख दोनों बिजनेस ने लगा रखे हैं और 50 लाख लगा करके 10 लाख ही कमा रहे हैं दोनों बिजनेस, है ना। हाँ सर। ठीक है, समझ गए? तो यस सर। ऑपरेशनल एफिशिएंसी तो एक ही जैसी है, ठीक है, पर लेकिन कंजम्पशन नहीं है आज, तो फिर इसीलिए ऐसा जो है हमने देखा हमारे पास ऑपरेशनल एफिशिएंसी एक जैसी है, पर एग्जैक्टली आज की डेट में अगर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड नहीं है एक कंपनी के पास, तो उसकी वजह से हम ये नहीं कह सकते वो काम करने में कैपेबल नहीं है ना। यस सर। ठीक है, काम तो वो सही से उसी तरीके से कर रही है। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पर ऑपरेशनल रेशो की बात भी करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो की बात भी करते हैं। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो नॉर्मली एक बिजनेस अपने ऑपरेशंस को करके कमाता है ना। कमाई वो जो अपना काम करके कमाए, ठीक है, बिजनेस को ऑपरेट करके कमाए। ठीक है, समझ यस आ सर। गई बात? तो इधर उधर की ना तो कमाई ऐड होती है उसमें और ना ही कोई खर्चा। ठीक है, यस सर। लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालते हैं ये चेक करने के लिए कि बिजनेस की एवेल्युएशन कैसी है, बिजनेस जो है सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो तो ऐसे ही, वो भी हम निकालते हैं बिजनेस के एवेल्युएशन के लिए, पर ज्यादा ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हम इस्तेमाल करते हैं, राइट। यस सर। ठीक है, और ऑपरेटिंग रेशियो भी बता दिया, वो एक्सपेंस का रेशियो होता है। जो एक्सपेंस जो है आपके कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट आती है, उसको आप जब डिवाइड कर देते हैं टोटल उससे सेल्स से, तो आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो निकल आता है। ठीक है, यस सर। समझ गए? तो हाँ। यहाँ हुए आपके कौन से वाले प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो किससे लिंक थे? टर्नओवर से। ठीक है, दूसरी लिंकेज हम करते हैं इन्वेस्टमेंट के साथ, कि भाई एक तो मैं ये भी चाहता हूँ कि जितना मैं बिजी दिखता हूँ उस हिसाब से कमाई भी हो, तो वो है, वो करने के लिए आपके पास ऑपरेटिंग रेशियोज हैं यहाँ पर, वो देख सकते हो। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि मैं आदमी का के, ऑब्वियसली इतनी सारी वैरायटी हैं तब चीजों की, ऑब्वियसली हमारे पास जो है
जब हमारे पास इतने सारा पैसा जो है हमने लगा रखा है, इतने सारे फंड्स लगा रखे हैं, वैरायटी ऑफ फंड्स हमने इन्वॉल्व कर रखे हैं, तो उन फंड्स के बेसिस पर हमारी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है ना, जितने पैसे लगा रखे हैं उनके बेसिस पर क्या हम उनके लिए अकॉर्डिंगली अर्निंग कर पा रहे हैं, क्या हम बेसिकली अपने फंड्स को, जो इन्वेस्टेड फंड्स हैं उसको प्रॉपरली जस्टिफाई कर पा रहे हैं। उसके लिए हम जो है फंड्स को, रेशियोज को हम लिंक कर देते हैं किसके साथ, इन्वेस्टमेंट के साथ, जो ये बताता है कि आपने कितने पैसे लगा रखे हैं और अकॉर्डिंगली जो है आपके रेशियोज क्या आइडियल होने चाहिए और अभी रेशियोज क्या है। ठीक है, समझ आ गई बात। यस सर। अभी हम कौन से रेशियोज कैलकुलेट करना सीखेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज लिंक्ड विद इन्वेस्टमेंट। ठीक है, यस सर। ये ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट तो बता ही दिया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो भी बता दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ से पढ़ो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन नेट वेल्थ, सेल्स टू कैपिटल, सेल्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। ठीक है, जरा ये पढ़ो एक बार, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पढ़ रहे हो। यस सर। पढ़ लिया सर। पढ़ा, रिटर्न यस ऑन इन्वेस्टमेंट क्या समझ में आया बच्चे। सर, ये रिफ्लेक्ट करता है एफिशिएंसी कितनी है, कि जितना उसने इन्वेस्ट किया है तो वो कितना मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड यूज कर पा रहा है। और ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का ही छोटा भाई बड़ा भाई कह लो, है ना। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो में क्या करते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट को किससे लिंक करते हैं, सेल से। सेल्स से। आज यहाँ पर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट को लिंक करेंगे किससे, कैपिटल एम्प्लॉयड से। ठीक है, यस सर। टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल एम्प्लॉयड से। और कैपिटल एम्प्लॉयड में बेटा क्या क्या आएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड में हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगी, रिटेन अर्निंग्स आ जाएगी, रिजर्व एंड सरप्लस तो हो गया, रिटेन अर्निंग्स आ जाएंगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाएगा, फिक्टिशियस एसेट माइनस हो जाएगी, है ना। ठीक है, ये सब आ जाएगा आपका, और इसी के साथ आपका लॉन्ग टर्म डेट भी आएगा। ठीक है, इसी में इन्वेस्टमेंट का पार्ट होगा। ठीक है, समझ आएगी बात। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म डेट जो है आपका इधर आ जाएगा, और उसमें जोड़ के जो है आप जो है रेशियो निकालोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालोगे, और कैपिटल एम्प्लॉयड के साथ आप जो है रेशियो निकालोगे रिटर्न ऑन एम्प्लॉय कैपिटल एम्प्लॉयड। राइट, तो हमें पता चल गया यहाँ पर हमें क्या क्या कैसे कैसे करना है। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल करके उसी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ रेशियो आप लगा जो है उस निकालना निकाल लेंगे, और अकॉर्डिंगली जो है चीजों को एनालाइज कर लेंगे। ठीक है, तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड के बेसिस पर निकलेगा।
इसी तरह से अगला जो है वो रिटर्न ऑन एसेट, ठीक है। ये पढ़ो, रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, ये सारे जो है आपके इन्वेस्टमेंट लिंक्ड रेशियो है, ठीक है। यस सर। पढ़ा बेटा? यस सर। समझ आया है? इसमें से कुछ पूछना है तो सिंपल ही है ना? यस ठीक है। सर। रिटर्न ऑन एसेट, टोटल एसेट्स, नेट एसेट्स के बेसिस पर निकलेगा पीएटी। रिटर्न ऑन नेटवर्थ जो है वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और नेटवर्थ जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड के बराबर ही होती है, ठीक है। समझ आ यस गई सर। बात? तो कहीं कहीं पर जैसे क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ले रहे हो ना, तो देखो ये चीज आपको समझनी होगी। ये मैं बता देता हूँ आपको। जब आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो लिखोगे, मेजर जब भी आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करोगे, है ना, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो का एक ही फॉर्मूला होता है, ठीक है। रिटर्न डिवाइडेड बाय इन्वेस्ट, ठीक है। और अगर परसेंटेज में लिखना है तो इंटू 100, ठीक है। यस ये सर। मोटा फॉर्मूला होता है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज लिंक्ड विद इन्वेस्टमेंट। जो भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आप इन्वेस्टमेंट के साथ लिंक करते हैं उसका मोटा फॉर्मूला यही होता है, समझ गए? हाँ सर। ठीक है। लेकिन अब आपको ये चेक करना है क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है ना, ठीक है। तो कई बारी आपसे पूछा जाता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब बच्चे लॉन्ग टर्म कैपिटल एम्प्लॉयड होता है ना, ठीक है। तो जब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पूछा गया है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एम्प्लॉयड में जैसे कि मैंने पहले भी बता रखा है आपको, इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाती है ना, रिजर्व एंड सरप्लस आ जाते हैं, ठीक है, ठीक है। यस सर। फिक्टिशियस एसेट आपको माइनस करनी होती है, ठीक है, प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाती है, ठीक है, और प्लस सारे लॉन्ग टर्म लॉन्ग। लोन्स आ जाते हैं, है ना, लोन्स जो भी आपने डिबेंचर्स वगैरह दे रखा है वो आ जाता है, ठीक है, ठीक है। यस सर। अब बच्चे इसकी पहचान यही है कि जब आप लॉन्ग टर्म लोन यहाँ ले रहे हो, तो यहाँ ऊपर जो रिटर्न या प्रॉफिट आएगा वो हमेशा आएगा पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट को ध्यान रखेंगे क्योंकि आप लॉन्ग टर्म लोन ले रहे हो नीचे डिनोमिनेटर में, तो ऊपर जो है वो इंटरेस्ट को इंक्लूड करके ही प्रॉफिट निकालो, ठीक है। ओके ये सर। इसका सीधा सीधा लिंक है कि वॉट एवर यू आर टेकिंग एज न्यूमरेटर, अकॉर्डिंगली आपका डिनोमिनेटर तय होगा, और कि जो आप डिनोमिनेटर ले रहे हो उसके अकॉर्डिंगली आपका न्यूमरेटर तय होगा, ठीक है, ठीक है। यस सर। कई बारी वो पूछ लेते हैं रिटर्न ऑन नेटवर्थ या रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। अब इक्विटी पूछा है तो इक्विटी की डेफिनेशन हमें पता है, इक्विटी की डेफिनेशन में क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल होता है, रिजर्व एंड सरप्लस होता है ना, प्रेफरेंस शेयर होता है। फिक्टिशियस एसेट माइनस कर देते हैं और प्रेफरेंस शेयर ऐड कर देते हैं, राइट, यही होती है इक्विटी की डेफिनेशन। यस सर। तो यहाँ जब हमने ये किया, तो अब जो है इंटरेस्ट हटा देंगे, इंटरेस्ट का एलिमेंट हटा देंगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, क्योंकि हमने लॉन्ग टर्म लोन नहीं लिया तो ऊपर इंटरेस्ट भी नहीं लेंगे, और लिखेंगे प्रॉफिट आफ्टर, ठीक है, यस सर। समझ गए? यस सर। कई बार वो पूछते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड,
ठीक है, ये कैसे निकालेंगे? अब वही इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड बोला है ना, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड रिस्ट्रिक्ट कर दिया। इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड में और इक्विटी में क्या फर्क है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड में प्रेफरेंस शेयर नहीं आता है। नहीं आते है ना। तो इक्विटी शेयर और इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड रिजर्व सरप्लस माइनस फिक्टिशियस एसेट। बस। ठीक है, और ऊपर क्या आएगा? जब हमने इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड भी जो है, हमने यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स कंसीडर नहीं करे हैं, तो यहाँ पर प्रेफरेंस शेयर्स का डिविडेंड भी कंसीडर नहीं करेंगे। पीआईटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड पेबल। ठीक है, समझ आ गई बात? ठीक है, ठीक है बेटा। यस सर। तो ये आपको रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वाले रेशियोज बता दिए। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया है। हाँ सर। ये वाले मार्केट रेशियोज को रुक के बताएंगे, पहले टर्नओवर रेशियोज की बात करते हैं। ठीक है, जिनको हम एक्टिविटी रेशियोज भी कहते हैं। ठीक है बच्चे, मुस्कान, यस सर। ये तो पहले भी पढ़े होंगे। हाँ सर पढ़े हैं। तो बताओ टर्नओवर रेशियो। बताओ बच्चे, क्या होते हैं टर्नओवर रेशियो? सर फॉर्म की इफेक्टिव मतलब कितने उसने सेल परचेज की है, ऐसा स्टॉक कितने रह चुके हैं। ऐसा कुछ हाँ सर ऐसा कुछ ही याद आ रहा है। ऐसा कुछ याद आ गया। ठीक है, टर्नओवर जैसे अगर हम शुरुआत करते हैं स्टॉक, ये जो है किसी भी फर्म की वजह से सबसे पहले तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी बताते हैं। क्या बताते हैं? ऑपरेशनल एफिशिएंसी। अभी तक हमने क्या क्या देखा? देखा कि फर्म लॉन्ग टर्म में सरवाइव कर पाएगी कि नहीं, है ना। लॉन्ग शॉर्ट टर्म में सरवाइव कर पाएगी कि नहीं, कि भाई पैसे वैसे हैं या नहीं इनकी लाइबिलिटी को पे ऑफ करने के लिए। फिर हमने देखा प्रॉफिट कमा रही है या नहीं कमा रही फर्म, है ना। ठीक है, यस सर। उसके बाद हम देख रहे हैं भाई प्रॉफिट कमा रही है, अच्छी बात है, ठीक है। कई बारी चीजें और ज्यादा एनालाइज मांगती हैं, एनालिसिस मांगती हैं। कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट कमा रही है, बहुत अच्छी बात है, आपके प्रॉफिट रेशियोज भी हाई हैं, जो भी बहुत ऑब्वियसली बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ कभी कभी आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के में अंदर जो लोग काम कर रहे हैं उसकी एफिशिएंसी को भी चेक करना पड़ता है कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, कितनी स्पीड में काम कर रहा है, कितनी धीरे से काम कर रहा है। अकॉर्डिंगली जो है और बहुत सारी चीजें होती हैं, आपने बहुत सारे रिसोर्सेज इन्वॉल्व किए हैं, वो किस तरीके से आपको रिटर्न जनरेट करके दे रहे हैं, क्या वो अपने अंदर जो भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया है उन रिसोर्सेज में, क्या वो अपने आप को जस्टिफाई कर रहे हैं अकॉर्डिंगली, राइट। तो इसीलिए आप हमेशा टर्नओवर रेशियोज की बात करते हो। ठीक है, समझ आ गई बात? यस सर। तो पहला टर्नओवर रेशियो क्या है? पहला टर्नओवर रेशियो क्या है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो। स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला पता है? लिखा ही हुआ है? यस सर। ठीक है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। ठीक है, अब यहाँ पर हम ये चेक करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपको 1 लाख रुपए का सामान बेचना है, अच्छा स्टॉक रखना क्यों जरूरी है? अच्छा ये बताओ, स्टॉक क्यों जरूरी है हमारे लिए सर आगे काम आएगी, इस चीज क्योंकि में? मैन्युफैक्चरिंग में टाइम लगता है तो आगे के सेल के लिए काम आएगी। आगे की सेल के लिए काम आएगा, हमें बना के रख लेना चाहिए। ठीक है, और अगर हम खरीदते हैं, बनाते नहीं है, तो हमें खरीद के भी कुछ स्टॉक रख लेना चाहिए या नहीं? यस सर खरीद के रख लेना चाहिए। तो स्टॉक का जो है वो एडिकेट होना बहुत जरूरी है। ठीक है,
स्टॉक बहुत ज्यादा भी नहीं हो सकता और बहुत कम भी हो सकता है कि नहीं? नहीं सर। क्यों? बहुत ज्यादा क्या नुकसान करेगा स्टॉक और बहुत कम क्या नुकसान करेगा स्टॉक हमें? सर अगर मतलब फाइनेंस दूसरे ईयर में अगर स्टॉक जो पहले से हमने रखा है वो कम पड़ गया तो भी मतलब सेल जो है वो एक एक टाइम पे स्टॉप हो जाएगी, और अगर बहुत ज्यादा स्टॉक रखा तो फिर बाद में खराब भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है ना? तो हमारे पास हमें ज्यादा स्टॉक रखने में भी कोई फायदा नहीं है और कम स्टॉक रखने में भी कोई फायदा नहीं है। अच्छा, अब एडिकेट स्टॉक रखना है। अब एडिकेट क्या होता है? एडिकेट वर्ड आज तक समझ नहीं आया, सफिशिएंट वर्ड समझ नहीं आया, ज्यादा कम वर्ड आज तक समझ नहीं आया, है ना? ठीक है, अब मान लो कोई बंदा पार्टी में जाता है, जैसे वो थ्री इडियट्स वाला सीन याद है, जब वो तीनों लोग पार्टी क्रैश करते हैं, याद है? देखिए थ्री इडियट्स, नहीं देखी? नहीं देखी है सर। नहीं देखी? नहीं सीधे बच्चे मूवीज वगैरह नहीं देखते? सर, पहले देखते थे, अब नहीं, अच्छा, टाइम मिलता। अभी अभी तो पहले ही आई थी थ्री इडियट्स तो, कितने सर साल थ्री पुराना? इडियट्स ना? हाँ। हाँ सर, वो देखिए, मुझे कुछ और सुनाई दे दिया। अच्छा, अच्छा। हाँ, थ्री थ्री इडियट्स इडियट्स, देखिए। थ्री इडियट्स में जब वो क्या करते हैं, पार्टी क्रैश करते हैं, देखा है? जब वो अपने पार्टी में जाते हैं, उसकी वायरस की पार्टी क्रैश हाँ करते हैं, सर। है ना? हाँ। तो उनकी उनकी प्लेट्स कितनी फुल होती हैं, हाँ सर, है पूरी ना? फुल पूरी फुल हुई पड़ी होती हैं। तो जब वो एक रहती है। सेकंड ऑफ फ्रेंड होता है, वो कहता है यार पूरी रखने की तो जगह नहीं बची है, तो यस उसका सर। रिप्लाई क्या होता है? क्या रिप्लाई होता है? नहीं, इतनी डिटेल में नहीं देखी है। तो याद नहीं है याद नहीं है। तो क्या उसका बोला। रिप्लाई होता है, अरे कहीं कोई बात नहीं है, कहीं एडजस्ट कर लेना। है, ऐसी बोलता है, इसी में ही एडजस्ट कर ले। तो एक तो पहाड़ पूरा पहले ही बना रखा है उन्होंने, बहुत ज्यादा ही सामान है ना? उसमें भी उनको लग रहा है ये चीज तो रखी नहीं गई, राइट? यस सर। ठीक है। तो व्हाट इज एडिकेट और व्हाट इज you can say excess, or what is basically you can say minimum और कमी, shortfall? ठीक है, क्या कमी, क्या ज्यादा, क्या एडिकेट, हर एक चीज जो है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, पर्सन टू पर्सन वेराई करती है। किसी के लिए वो भरी प्लेट में भी जगह ढूंढनी थी उसको, क्योंकि उसको लग रहा था कि अभी पूरा सामान नहीं आया, है ना? यस ठीक सर। है। और किसी के लिए खाली प्लेट पे सिर्फ सैलेड भी एडिकेट होगा, राइट? हाँ सर। इज इट करेक्ट? सही बात है ना? तो हाँ। स्टॉक की एडिकेसी कैसे पता चले एडिकेट है या नहीं, है ना भाई? हमें ये पता है, ज्यादा होता है तो भी नुकसान होता है, कम होता है तो भी नुकसान होता है। तो सही मात्रा क्या है ना? यस सर। और सही मात्रा का पता होना तो ऑब्वियसली सही तो पर्सन टू पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेराई करेगा, है ना? तो एडिकेट क्या है हमें खुद नहीं पता, किसी को भी नहीं पता एडिकेट क्या है ना? तो स्टॉक की एडिकेसी हम किससे जांचते हैं? स्टॉक टर्नओवर रेशियो से, है ना? ठीक यस। है। ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी किससे जांचते हैं? स्टॉक टर्नओवर रेशियो से। क्योंकि एक ड्रॉबैक ये है कि जब भी हम स्टॉक रखते हैं तो क्या होता है, स्टॉक में बहुत सारा पैसा तो लगा इन्वेस्ट, रहता है। हाँ, इन्वेस्ट करना पड़ता है, हमारा फंड ब्लॉक हो जाता है। जब हमारा फंड ब्लॉक हो जाएगा स्टॉक के अंदर, तो अकॉर्डिंगली आपको उतना फंड लगाना भी पड़े, पैसे होने भी चाहिए, कैपिटल होनी भी चाहिए होती है ना? ठीक है। अब एक बंदा जिसको 100 रुपए की चीजें बेचनी है ना? मान लो 100 रुपए की चीज बेचनी है पूरे साल में, और वो पूरे साल यानी का स्टॉक यानी कि 100 रुपए एक ही बार में लगा करके बैठ गए। ठीक है, सामान खरीद के बैठ जाए कि पता है उसे 100 रुपए का सामान पूरे साल में बेचना तो है ही। सो इज इट करेक्ट? क्या कहते हो, सही है? नो सर। नहीं? क्यों सही, क्यों नहीं है भाई? 100 रुपए सर का वो बेचना है। तो बोलो। डिमांड के ऊपर भी तो रहेगा ना कि कितना नहीं, कितना। डिमांड चलो पक्का है, डिमांड पक्का है, उसके 100 रुपए के सामान की डिमांड हो जाएगी, है ना? दैट इज कंफर्म। ठीक है, पूरे साल में।
ठीक है, साल के शुरू में वो 100 रुपए का स्टॉक खरीद के बैठ गए, सर खराब हो जाएगी सर। खराब हो जाएगा। इसके अलावा भाई डिमांड तो भाई धीरे धीरे ही आएगी, यस एक सर। साथ आ जाएगी 100 रुपए के स्टॉक की, है ना। इज इट बेटर के वो क्या करे कि 10 रुपए का स्टॉक खरीद ले या 8 रुपए का स्टॉक खरीद ले और उस 8 रुपए को इन्वेस्ट करे रादर देन 100 रुपए को इन्वेस्ट करने के। और वो 8 रुपए, क्योंकि हमारा तो पैसा रोटेट होता रहता है ना। ऑर्गेनाइजेशन में तो पैसा रोटेट होता रहता है। रोटेट होने का मतलब क्या है कि आपने सामान बेचा, वहां से पैसे आ जाएंगे वहां। ठीक है, ठीक है। आज आपने सामान खरीदा, कल वो सामान बेचोगे, जब वो बेचोगे तो पैसे मिल जाएंगे, उन पैसों के फिर सामान खरीद सकते हैं, कि नहीं? इज इट करेक्ट? यस सर। ठीक है, तो हम ये रोटेशन कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में पैसे की इस तरीके से, हाँ सर कर सकते हैं। बिल्कुल आराम से होती है और सब लोग यही करते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे 100 रुपए के स्टॉक की जरूरत है पूरे साल में, तो मैं 100 रुपए एक साथ ना लगा करके मैं क्या बोलूंगा, मैं 10 रुपए स्टॉक में लगाता हूँ, है ना। 10 रुपए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि 10 रुपए से पर महीने से ज्यादा की सेल एवरेज नहीं होगी, तो 10 रुपए स्टॉक में लगाया। जैसे ही वो 10 रुपए लगाए और फिर उससे पैसे वापस आए, मैंने दोबारा से 10 रुपए का स्टॉक खरीद लिया। फिर लगाया, फिर वो लगा दिया, फिर वो पैसे वापस आए, फिर दोबारा से 10 रुपए का स्टॉक कर लिया। ऐसा करने से मुझे क्या करना पड़ेगा, 100 रुपए की जरूरत को पूरा करने के लिए साल में 10 बार अपने सेल साइकिल को रोटेट करना पड़ेगा। समझ आ गई बात? यस सर। इन दैट केस मैं जो है सिर्फ 10 रुपए की इन्वेस्टमेंट से काम चला लूँ, है ना। तो मेरे पास अगर 10 रुपए होंगे तो मैं पूरे साल 100 रुपए की बिक्री कर लूंगा, कहने का मतलब ये है ना। और अगर मेरे को ये वेट नहीं करना कि मेरी जेब में 100 रुपए हो तो मैं पूरे साल 100 रुपए की बिक्री करूँ। अगर मेरे पास 10 रुपए भी होंगे तो इफेक्टिवली मैं उसको रोटेट कर करके भी पूरे साल की 100 रुपए की बिक्री कर लूंगा। समझ आ गई बात? यस सर। तो कौन सा बंदा ज्यादा एफिशिएंट कहोगे, जो 10 रुपए स्टॉक में लगा के उसे 10 बार रोटेट करके साल में 100 रुपए की बिक्री करता है, या जो 100 रुपए एक ही बार स्टॉक में लगा करके साल में 100 रुपए की बिक्री करता है? सर जो 10 रुपए लगाता है और फिर रोटेट करता है। ऑब्वियसली, क्यों? वो ज्यादा एफिशिएंट क्यों है? सर उसके हाथ में पैसा भी रहता है और वो मतलब रोटेट कर सकता है परचेज और सेल्स दोनों के लिए। हाँ, और दूसरा वो बहुत ज्यादा फंड्स को ब्लॉक भी नहीं कर रहा, है ना। ठीक है यस। भाई, अगर आप 100 रुपए के सामान के लिए 100 रुपए ही ब्लॉक करके अभी बैठ जाओगे तो फायदा क्या है। जितना ब्लॉक करोगे उतनी कैपिटल की जरूरत है, जितनी कैपिटल ज्यादा होगी उतना इन्वेस्टर की एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी, उसको रिटर्न्स भी देने पड़ेंगे। और अगर आप वो ना कर पाए तो फिर ऑब्वियसली आपके बिजनेस की रेपुटेशन खराब होगी। समझ आ गई बात? यस सर। तो यहाँ ये देखा जाता है हम कितने टाइम्स रोटेट कर देते हैं, है ना, स्टॉक को। ठीक है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, कि हम कितने फास्ट स्टॉक को रोटेट करते हैं, है ना। तो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, टेक्निकली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होता है डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक, है ना। इवन अगर आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं है, देन यू कैन से you can take raw materials consumed, total value of raw material consumed also, right. And the average stock would be calculated by adding opening stock and closing stock, and the same is required to be divided by 2, right, to get the amount of average stock, right. यस सर। The stock turnover ratio, the formula of stock turnover ratio would be cost of goods sold divided by average stock. Correct? Right. So if I say that, okay, 1 lakh rupees is my cost of goods sold, and average stock that I am having right now is rupees, let's suppose 20,000, right? Then it means my stock turnover ratio is 5 times, right? 1 lakh divided by 20,000, it means my stock turnover ratio is 5 times. It means whatever I am required to sell, I rotate the things or the value of stock 5 times in a year, right? समझ आ गई बात? यस सर।
ठीक है। तो मैंने जो है उसका जैसे मैंने 20% स्टॉक ही रख रखा है, या मेरा जो 5 गुना मतलब जितना स्टॉक रख रखा है उसकी 5 गुना में सेल कर पाता हूँ, उसको रोटेट करता रहता हूँ। मतलब मैं 20,000 रुपए का स्टॉक रख के उसे साल में 5 बार रोटेट कर देता हूँ, और 5 बार रोटेट करके मैं 20,000 रुपए से ही काम चला लेता हूँ। समझ आ गई बात? हाँ सर। ठीक है। तो ये जो है, फिर अगेन स्टॉक टर्नओवर रेशियो एक बिल्कुल कम होना एक बैड इंडिकेटर है, राइट? इफ यू आर हैविंग स्टॉक टर्नओवर रेशियो ऑफ 1, देन इट मींस whatever required, whatever the cost of goods is sold is there, you generally purchase all the requirement once in a year, और आप बहुत सारा पैसा ब्लॉक करते हो स्टॉक में, दैट इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। समझ आ गई बात? ठीक है बच्चे। यस सर। सिमिलरली 2 भी हुआ तो भी ये बेकार है कि आपने 2 बारी बस 6-6 महीने में 2 बारी ऑर्डर दिया और पूरे स्टॉक को आपने मंगा के रख लिया, मतलब आपकी स्टोरेज कॉस्ट और इससे रिलेटेड कॉस्ट बहुत ह्यूज है ना? तो यू वुड लाइक कि आपका जो है स्टॉक टर्नओवर रेशियो थोड़ा ज्यादा हो, राइट? थोड़ा ज्यादा। ठीक है, समझ आ गई बात? जैसे 5, 10, 12, 15 ये तो ठीक रहता है, ठीक लगता है कि चलो ठीक है, आपने 10-12 बार अपने पैसों को घुमाया और उससे आपने स्टॉक की जरूरत को पूरा कर लिया। बट समटाइम्स कुछ कुछ लोगों के लिए स्टॉक टर्नओवर रेशियो का बहुत हाई होना नुकसानदायक है ना? ठीक है, बहुत हाई भी नहीं होना चाहिए, बहुत लो तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बट बहुत हाई भी ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यों स्टॉक टर्नओवर रेशियो बहुत हाई क्यों नहीं होना चाहिए? बहुत हाई क्यों नहीं होना चाहिए? अगर स्टॉक टर्नओवर रेशियो बहुत हाई है, लेट्स सपोज 25 आ गया, 20 आ गया, कि मैं साल में 25 बार स्टॉक रोटेट करता हूँ और मैंने बहुत कम रुपए का स्टॉक रख रखा है, तो दैट वुड प्रिडिक्ट कि आपको लिक्विडिटी क्रंच है, आपके पास जो है पैसे खर्चने के लिए नहीं है, इसलिए थोड़ा थोड़ा सामान मंगा रहे हो और थोड़ा थोड़ा बेच रहे हो। समझ आ गई बात? और अगर आपको लिक्विडिटी क्रंच है तो हो सकता है आने वाले टाइम में जो है आप लिक्विड पोजीशन को मेंटेन ना कर पाओ और आपका बिजनेस फेलियर की तरफ चला जाए, राइट? ठीक है, यस सर। तो इसीलिए स्टॉक टर्नओवर रेशियो का टू हाई होना भी सही नहीं है और टू लो होना भी सही नहीं है। ठीक है, एक एडिकेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो इज क्वाइट गुड। ठीक है, यस सर। इसी तरह से स्टॉक वेलोसिटी आती है स्टॉक टर्नओवर रेशियो से। ठीक है, जैसे आपने निकाला एवरेज स्टॉक और उसका स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकाला, तो स्टॉक वेलोसिटी भी आप निकाल सकते हो, पीरियड, जिसको हम स्टॉक टर्नओवर क्या बोलते हैं? स्टॉक टर्नओवर पीरियड भी बोलते हैं ना। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल मेरा स्टॉक टर्नओवर रेशियो 5 आया है ना, तो इसका मतलब ये है कि मैं साल में 5 बार अपने स्टॉक को रोटेट करता हूँ। ठीक है, अब यस। पूरा साल कितने दिनों का होता है? 365 डेज का, है ना? यस सर। अगर मैं 365 को 5 से डिवाइड कर दूं तो कितना आएगा? If I divide 365 by 5, तो what would I get? 6। हाँ जी, 6। कितना? 6। 365 divided by 5, only 6? Is it 6? 73। 365 divided by 5? 73। 73, 72 or 73? 73। 73। तो इट मींस 73 डेज जो है वो एक साइकिल है जिस पीरियड में मैं अपने स्टॉक को कैश में कन्वर्ट कर लेता हूँ, रोटेशन पीरियड। ठीक है, यस सर। ठीक है, इंटरप्रिटेशन समझ में आ गई? हाँ सर। ठीक है, तो इसको हम डेज में प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं, इसको हम डेज के अलावा मंथ्स में भी और वीक्स में भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सो इफ आई एम हैविंग अ स्टॉक टर्नओवर रेशियो ऑफ 5, then I can predict the same into months as well. तो if I divide 12 by 5 तो कितना आएगा? 12 को 5 से डिवाइड करें तो कितना आएगा बच्चे? 24। 22.4 आएगा, आई थिंक सो, है ना?
12 को 5 से डिवाइड करेंगे बच्चे तो 2.4 आएगा। क्यों? यस सर 2.4। 2.4। तो इफ इट इज 2.4 मतलब 2.4 मंथ्स, कि मैं 2.4 मंथ्स के अंदर अपने स्टॉक को कैश में कन्वर्ट कर लेता हूँ। आई कैन ऑल्सो डिपिक्ट द सेम इनटू वीक्स इफ आई डिवाइड 52 बाय 5, राइट? तो अकॉर्डिंगली मेरा वीक्स में आ जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो जैसे भी निकालना है आपको स्टॉक वेलोसिटी पीरियड या स्टॉक टर्नओवर पीरियड, आपको क्या करना पड़ेगा? अगर डेज में निकालना है तो 365 को डिवाइड करना है स्टॉक टर्नओवर रेशियो से। अगर आपको वीक्स में निकालना है तो 52 को डिवाइड करना है स्टॉक टर्नओवर रेशियो से। अगर आपको मंथ्स में निकालना है तो 12 को डिवाइड करना है स्टॉक टर्नओवर रेशियो से। देन यू विल गेट योर स्टॉक वेलोसिटी पीरियड। ठीक है, यस सर। समझ गए? इसी तरह से डेटर्स टर्नओवर रेशियो है, क्योंकि डेटर्स में भी स्टॉक की तरह ही बात है। डेटर्स क्या होते हैं बताओ, उसका क्या होते हैं डेटर्स? ये डेटर्स कौन होते हैं? मुस्कान आवाज आ रही है बेटा? हेलो, यस सर। डेटर्स कौन होते हैं बेटा? ये जो पैसे ले के रखे होते हैं। जिन्होंने हमसे कोई उधार सामान खरीदा है या हाँ। हमने उनको किसी बात के लिए उधार दिया, यस। राइट? ठीक है, तो जब हम किसी को उधार देते हैं तो उनमें भी स्टॉक की तरह ही बात हो जाती है ना, हमारे पैसे ब्लॉक हो जाते हैं। इज इट यस। करेक्ट? ठीक है, तो स्टॉक की तरह ही वही बात हो गई कि जी आप नारा जो है बेसिकली उसी तरह से ही हमारे पैसे ब्लॉक हो गए स्टॉक में। ठीक है, डेटर्स में, हम सॉरी। ठीक है, तो अगर मेरे पैसे वहाँ डेटर्स में इस तरीके से ब्लॉक हो गए हैं तो अकॉर्डिंगली उस पैसे को निकालना भी है ना? ठीक है, तो फिर हम यहाँ पर वही देखते हैं कि हाउ एफिशिएंट वी आर in basically converting our debtors into cash, right? कितनी जल्दी हम कैश कलेक्ट कर लेते हैं डेटर्स। जैसे स्टॉक में पैसा ब्लॉक होता है तो हम कहते हैं कितनी जल्दी स्टॉक जो है वो कैश में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह से डेटर्स में जो पैसा ब्लॉक होता है वो कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाता है, ये हमें कौन बताएगा? डेटर्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है, समझ आ गई बात? यस सर। ठीक है, तो ये हमारा समझ में आ जाता है कि अच्छा ही ऐसे हो गया। अब जो है हमें डेटर्स टर्नओवर रेशियो, अकॉर्डिंगली डेटर्स जब भी होते हैं जब हम उधार पर बेचते हैं सामान, है ना? तो इसीलिए डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या हो गया? क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल, एवरेज डेटर्स या एवरेज अकाउंट्स रिसीवेबल, है ना? ठीक है, डेटर्स टर्नओवर रेशियो है तो हमारा हम लेंगे सिर्फ इसमें एवरेज डेटर्स। अगर ये AR टर्नओवर रेशियो है, राइट, रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशियो है, ठीक है, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियोज में एवरेज रिसीवेबल्स लेते हैं और एवरेज रिसीवेबल्स में डेटर्स के साथ बिल्स रिसीवेबल भी आते हैं, राइट? ठीक है, यस सर। तो इस चीज को ठीक कर लेना बेटा। डेटर्स टर्नओवर रेशियो में सिर्फ एवरेज डेटर्स आते हैं, ठीक है? जब तक कि आपका अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो नहीं लिखा होगा तब तक आपका अकाउंट रिसीवेबल एवरेज नहीं आएगा। ये दो फॉर्मूलों को मिक्स करके एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है? ओके सर। डेटर्स टर्नओवर रेशियो में एवरेज डेटर्स आएगा और अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में एवरेज अकाउंट रिसीवेबल आएगा, और अकाउंट रिसीवेबल में डेटर्स और BR दोनों, ठीक है? ओके सर। ठीक है, तो यहाँ पर वही कि आपके डेटर्स कितनी जल्दी कितने फ्रिक्वेंटली कैश में कन्वर्ट होते हैं, है ना? और इसी तरह से डेटर्स वेलोसिटी पीरियड भी आ जाएगा, डेटर्स टर्नओवर पीरियड भी आ जाएगा। अगर आप डेटर्स टर्नओवर रेशियो से
365 या 52 या 12 को डिवाइड कर दोगे, then you will get debtors turnover period also on the same lines जैसे आपने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में निकाला। ओके बात है, समझ आ गई बात ये? यस सर। ठीक है। सिमिलरली क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो वी कैन कैलकुलेट। ठीक है, दिस इज आल्सो इज एन इंडिकेटर ऑफ कि हम कितनी जल्दी अपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर देते हैं, है ना? हाउ फ्रीक्वेंट वी आर इन पेइंग द क्रेडिटर्स, राइट? दैट इज आल्सो अ गुड साइन, है ना? कि अगर हम जल्दी जल्दी अपने उधार को निपटाते रहते हैं तो हमारी फाइनेंशियल एफिशिएंसी अच्छी की नहीं जाती। समझ आ गई बात? यस सर। और जैसे डेटर्स टर्नओवर रेशियो किस पर निकलता है? क्रेडिट सेल्स पर। क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो हमारा किस पर निकलता है? क्रेडिट परचेज पर, क्योंकि हम जो है परचेज के थ्रू क्रेडिटर्स क्रिएट करते हैं, तो इसीलिए एवरेज परचेज पर हमारा ये निकल जाता है, क्रेडिट परचेज पर निकलता है। ठीक है, इसमें भी बेटा गलती है, इसको ठीक कर लो। इफ यू आर आस्क्ड अबाउट क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, देन फॉर्मूला विल बी क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाय एवरेज क्रेडिटर्स, नॉट एवरेज अकाउंट्स पेबल। ठीक है? यस सर। And if it is average, if it is accounts payable turnover ratio, then obviously credit purchase divided by accounts payable, and in that case accounts payable will include creditors as well as bills payable. Okay, ओके सर। right? समझ गए? यहाँ तक समझ गए? यस सर। ठीक है। सो यहाँ उसी लाइंस पर आप क्रेडिटर्स वेलोसिटी पीरियड निकाल सकते हैं, है ना? कि कितने जल्दी हाउ फ्रीक्वेंट वी आर इन बेसिकली कन्वर्टिंग परचेजेस इनटू क्रेडिट परचेजेस और क्रेडिटर्स इनटू कैश, राइट? कितने कितने टाइम में हमको पेमेंट हम कर देते हैं। ठीक है। यस सर। देन कुछ और टर्नओवर रेशियोज भी होते हैं, फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, राइट? एंड वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, राइट? तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो अकॉर्डिंगली पूरे वर्किंग कैपिटल का बताता है, क्योंकि वर्किंग कैपिटल को भी आप रोटेट कर करके यूज करते हो, है ना? वर्किंग कैपिटल को हमने डिफाइन किया था, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? दैट इज देयर फॉर मीटिंग अप डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटीज, राइट? ठीक है। यस सर। तो अगर वो रोटेट होती रहती है, देन यू विल हैव लिक्विडिटी, राइट? ठीक है, बिल्कुल जैसे हम करंट रेशियो निकालते हैं, करंट रेशियो में हम करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स की पोजीशन को देखते हैं, दैट इज वर्किंग कैपिटल इटसेल्फ। तो वर्किंग कैपिटल हम बहुत ज्यादा ह्यूज इन्वेस्ट नहीं कर सकते, है ना? क्योंकि ह्यूज वर्किंग कैपिटल जो है वो ह्यूज ब्लॉकेज ऑफ फंड को रिप्रेजेंट करेगी। बेटर हमेशा यही रहेगा कि हम वर्किंग कैपिटल को रोटेट कर करके इस्तेमाल करते रहें, राइट? ठीक है। यस सर। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो अकॉर्डिंगली टोटल सेल्स को डिवाइड करेंगे, अगर हम वर्किंग कैपिटल एवरेज वर्किंग कैपिटल से, इसको भी ठीक कर लो, टोटल सेल्स नेट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज वर्किंग कैपिटल, राइट? हियर एवरेज वर्किंग कैपिटल अगेन इज ओपनिंग वर्किंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग वर्किंग कैपिटल डिवाइडेड बाय 2, right? So average working capital would be taken into consideration. If it is not there, then you can take closing working capital instead of average working capital, right? यस सर। ठीक है, तो आप वो ले सकते हो। देन आपका जो है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, सिमिलरली आप फिक्स्ड एसेट्स और सेल्स में क्या रिलेशनशिप है वो बताएगा। इसमें भी आप एवरेज फिक्स्ड एसेट्स लोगे, ठीक है? ठीक है। यस सर। सिमिलरली टोटल एसेट्स रेशियो, टर्नओवर रेशियो वही चीज बताएगा जो फिक्स्ड एसेट्स बताता है, बट ये टोटल एसेट्स के कॉन्टेक्स्ट में बताएगा, है ना? फिक्स्ड प्लस करंट दोनों को आपको एडजस्ट करके जोड़ करके फिर करना पड़ेगा, ठीक है? यस सर। तो ये जो है आपको यहाँ तक समझ में आ गया, आई होप। यस सर, आ गया। रेशियोज तो खत्म हो गए हैं मुस्कान,
चैप्टर हमने डिस्कस कर लिया है तो ये जो मार्केट टेस्ट रेशियो रह अच्छा गया, बीच में रह गया, आई एम सॉरी। ठीक है, उसका हम ऊपर ले जाते हैं। बेटा ये भी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज ही है। ठीक है, यहाँ पर हम मार्केट के साथ लिंक करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को। ठीक है, तो फर्स्ट इज अर्निंग्स पर शेयर, ईपीएस, राइट। ठीक है, ये हमें बताता है कि हमारी अर्निंग कैपेसिटी कितनी है ना, हम अपने हर एक शेयर होल्डर के लिए कितना अर्न कर पा रहे हैं। ठीक है, ये जितना ज्यादा होगा उतना बेटर है। ठीक है, यस सर। और इसका फॉर्मूला है, अब मैंने अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स निकालना बताया था ना, कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेते हैं। ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से यू नीड टू डिडक्ट प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, एंड if there is any corporate dividend tax या dividend distribution tax, that is also required to be deducted from the same. ठीक है, then whatever is left with us would be termed as earning available to equity shareholders, right? ठीक है, यस सर। ठीक है। सो मैंने ये आपको पूरा एक चार्ट बनवा के बताया था, आई होप आपको याद होना चाहिए, मैंने पूरा बताया था। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, देन यू नीड टू डिडक्ट इंटरेस्ट, देन यू विल गेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, देन यू नीड टू डिडक्ट टैक्स, देन यू विल गेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, देन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यू नीड टू गेट डिडक्ट preferential dividend, and whatever you will get, it will be called as earnings available to equity shareholders, right? If you deduct the dividend from the same earnings available to the equity shareholder, अगर आप उसमें से dividend deduct करेंगे, तो whatever you will get will be called as retained earnings, right? यस सर। ठीक है, as dividend is a part of distributed earnings, right? So इनको डिविडेंड दे चुकने के बाद जो बचेगा, that would be termed as retained earnings। ये हमने डिस्कस किया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, right? So price earning ratio is the relationship between the market price and the earnings per share, right? That will show कि आपके earnings per share का आपके market price पर क्या असर है ना? अर्निंग्स कम हो जाने से मार्केट प्राइस कितना रिड्यूस हो जाएगा, अर्निंग्स इंक्रीज हो जाने से मार्केट प्राइस कितना इंक्रीज हो जाएगा, राइट? ठीक है, तो इसको हम कई बार पीई रेशियो भी बोलते हैं, प्राइस अर्निंग रेशियो, दैट इज a relationship between the market price and earnings per share। ठीक है, यस सर। देन डिविडेंड पे आउट रेशियो अभी बताया था मैंने, अर्निंग्स में से बेटा जितना पार्ट हम बांट देते हैं वो क्या होता है, डिविडेंड, है ना। लेट्स से अर्निंग्स 100 है और डिविडेंड हमने दिया लेट्स से 70, तो मेरा डिविडेंड पे आउट रेशियो हुआ 70। इसका मतलब है whatever I earn, I just basically distribute 70% of my earnings to my shareholders, right? ठीक है, समझ गए बच्चे? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर अर्निंग्स डिविडेंड पे आउट रेशियो का फॉर्मूला रहेगा डिविडेंड पर शेयर डिवाइडेड बाय ईपीएस, और टोटल डिविडेंड पेबल डिवाइडेड बाय टोटल अर्निंग्स अवेलेबल टू इक्विटी शेयर, राइट? यस सर। डिविडेंड यील्ड रेशियो इज द लास्ट थिंग जो आपको मार्केट के साथ लिंक करेगा। जैसे हमने बोला, हमेशा आपको पता है कि डिविडेंड की जो परसेंटेज है, इट इज ऑलवेज देयर ऑन फेस वैल्यू, राइट? इफ अ कंपनी इज पेइंग 10% डिविडेंड, दैट विल मीन कि कंपनी 10% जो है वो फेस वैल्यू पर दे रही है, राइट? ठीक है, तो if a company share is having face value of ₹10 and company is giving a dividend of ₹1, then we can say okay, 10% dividend is there, that is on face value. But in market, the investors generally don't purchase the shares at face value, right? ठीक है, फेस वैल्यू पे तो मार्केट में बिक नहीं रहे होते। So let's suppose if any investor has invested ₹15 to buy the share of the company, 15 रुपए इन्वेस्ट किए उसने, है ना, and now he's getting 10% dividend from the company, then 10% would be considered on face value, that is 10 only, और उसके हिसाब से उसको ₹1 का डिविडेंड मिलेगा, but he invested ₹15, right?
ठीक है, although the face value is ₹10 but the investor has invested ₹15, so what we would consider कि उसको ₹15 पर ₹1 की अर्निंग हो रही है। वो ये नहीं कहेगा ₹10 पर अर्निंग हो रही है, वो कहेगा मैंने 15 लगाए थे, मुझे 15 पर ₹1 की अर्निंग हो रही है, राइट। यस सर। ठीक है, तो जब आप 1/15 करोगे तो इफेक्टिव अर्निंग रेट जो है वो 10% से रिड्यूस हो जाएगी, है ना। कितनी आएगी? 1/15 इंटू 100 करो, कितने परसेंटेज आता है? सर 6.6 आ रहा है। 6.67, right? यस सर। So 6.67% is your effective rate of earning. It is not 10% at all, right? Just because 10% is there on ₹10 only, and we have invested ₹15 to acquire that one share, right? यस सर। I hope you understood कि क्या होता है इसका मतलब डिविडेंड यील्ड रेशियो। यस सर। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब मार्केट के साथ चीजों को लिंक करते हैं तो एवेल्युएशन के लिए इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गए हैं सारे रेशियोज, अब तो कुछ नहीं बचा मुस्कान, नो सर। है ना। सो व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ, क्या आप क्वेश्चंस करेंगे कुछ रेशियोज के, है ना। यस एंड सर। देन आप ये एमसीक्यूज भी ट्राई करेंगे, राइट। और अगर इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द नेक्स्ट क्लास, राइट। नेक्स्ट क्लास में आप लोग के डाउट लेने के बाद वी विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर, राइट। आई होप अब 2 घंटे की क्लास हो गई है, इससे फर्क पड़ेगा और हमारा सिलेबस जल्दी हो जाएगा, है ना। यस सर। ठीक है, ओके। तो फिर हम जो है नेक्स्ट क्लास मिलते हैं परसों, है ना। ओके इसकी सर। नेक्स्ट क्लास में परसों मिलते हैं, ओके। ओके थैंक बेटा, यू सर। ओके बाय बच्चे।